हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, जिसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर हैं अब्राहम सिल्बर्शियस, पीटर बियर गेल्विन और गेर्ग गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर पे। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सो मैं इसीलिए इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं होते हैं ना। हमेशा मोस्टली गेट, यूजीसी नेट और सेट जैसे एग्जाम्स में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, so CPU scheduling deal with the problem of deciding which process in the ready queue is to be allocated in the CPU core। CPU कोर में हम कौन सी प्रोसेस एलोकेट करेंगे रेडी क्यू में, ये डिसाइड करने का काम कौन करती है? सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, सो देखते हैं कौन कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यानी FCFS। ठीक है, इट इज सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जहां जिसका सिनेरियो क्या होगा कि जैसे ही जो पहले आएगी प्रोसेस, उसको हम पहले सर्व करेंगे, चाहे फिर वो कितनी भी लॉन्ग क्यों ना हो, डजंट मैटर। ठीक है, द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट सीपीयू फर्स्ट एलोकेटेड सीपीयू फर्स्ट, जो सीपीयू के लिए पहले रिक्वेस्ट करेगी उसको हम सीपीयू एलोकेट करेंगे। ठीक है, when the process enter the ready queue, PCB is linked onto the tail of the queue। जैसे ही कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर करती है, पीसीबी उस क्यू के टेल से ऐड हो जाता है। टेल मतलब लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पीसीबी ऐड हो जाएगा। ठीक है, when the CPU is free allocated the process is head of the queue। तो जैसे ही अगर सीपीयू फ्री होता है तो प्रोसेस कहाँ पे आ जाती है? हेड पे। ठीक है, the running process is removed from the queue, the code FCFS simple right to understand। ठीक है, सिंपली जो, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जैसे जैसे क्या करेंगे, जो जो सर्विस जो जो प्रोसेस एक के बाद एक आएगी, हम उसको सीपीयू एलोकेट करते जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव साइड क्या है? एवरेज वेटिंग टाइम। इसमें सबसे ज्यादा वेटिंग टाइम लगता है कोई भी शॉर्ट प्रोसेस को मतलब शॉर्ट प्रोसेस को वेट करने में। लाइक अगर आप देखो, सबसे पहली प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम कितना है? 24। सेकंड प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम है 3। थर्ड प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम है 3, है ना। लेकिन अब कायदे से अगर मैं देखूं तो मैं सीपीयू इन दोनों को एलोकेट करूंगी तो सबसे पहले ये चलेंगी, क्लियर है। लेकिन और सबसे पहले एलोकेट भी हो जाएंगे, जल्दी से फ्री कर देंगे सीपीयू को। लेकिन अगर हम 24 को 0 से लेके 24 को चला रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू FCFS हमारी जो छोटी छोटी प्रोसेस है उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा यहाँ पे, है ना। सो दैट इज वाई कि यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। तो रीजन भी बता दिया है मैंने कि क्यों FCFS में एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, जनरली नॉट मिनिमम, है ना। इट इज वेरी सब्सटेंशियली ऑफ द प्रोसेस सीपीयू बस्ट इज वेरी लार्ज। और ये जो FCFS है वो किस कंडीशन में वर्स्ट केस दे रही है? जब आपका किसी प्रोसेस जो पहले सबसे बड़ी बस्ट टाइम वाली प्रोसेस फंस गई, तो लाइक दिस सिनेरियो, है ना। ये अपने आप में एक एग्जांपल है बेस्ट। ठीक है, the performance of FCFS is dynamic situations। we have a CPU born process, many input output process। ठीक है, CPU born process जो होती है वो CPU को होल्ड करके रखती है, और ड्यूरिंग द अदर प्रोसेस विल फिनिश, इनपुट आउटपुट विल मूव रेडी इन द क्यू विद द वेट फॉर द सीपीयू। क्या बोल रहे हैं कि जो सीपीयू बॉन्ड होती है वो सीपीयू को होल्ड करके रखती है जब तक किसी और प्रोसेस को की डिमांड नहीं आ जाए। ठीक है, सेम यही फंडा इनपुट आउटपुट के लिए भी है। ठीक है, there is a conway effect as the all process is wait one big process to get the CPU। देखो, जो हम एक बड़ी प्रोसेस की वजह से जो छोटी छोटी प्रोसेस को वेट करवा रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्वे इफेक्ट है। ठीक है, दिस इफेक्ट रिजल्ट द लोअर सीपीयू डिवाइस इन यूटिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम होगा, शॉर्टर प्रोसेस बहुत ज्यादा वेट करेंगी। ठीक है, FCFS जो है वो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ये सबसे पहले लिखना चाहिए वैसे तो इनको, पर ठीक है कोई बात नहीं। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या कि एक प्रोसेस अगर स्टार्ट हो गई चलना तो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको एंड तक या तो वो टर्मिनेट होगी खुद से, या फिर वो पूरी जब तक नहीं खत्म होती तब तक वो चलती रहेगी। ठीक है, सो हम उससे फोर्सफुली छुड़ा नहीं सकते। ठीक है, सीपीयू को, सीपीयू हैज बीन एलोकेटेड टू द प्रोसेस विल कीप अंटिल द रिलीज द सीपीयू। या तो वो खुद से सीपीयू छोड़ेगी या फिर वो टर्मिनेट होएगी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है,
तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पे आने से पहले। तो मैं आपको सिंपली इसका एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर देखो मैं बात करूँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसका रूल क्या है कि जो पहले आएगी वो पहले सीपीयू को पाएगी। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव है। इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर उसने सीपीयू को ले लिया तो वो एग्जीक्यूट होके मानेगी। ठीक है, फिनिश होएगी जब तक चलेगी। सो ये एग्जांपल है। देखो मतलब थ्योरेटिकल तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना, इसीलिए मैं स्पेशली मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो ये प्रोसेस गिवन रहती है, अराइवल टाइम गिवन होता है क्वेश्चन में और बस टाइम, ये तीनों चीजें आपको गिवन रहेंगी। हो सकता है अराइवल टाइम गिवन ना भी हो तो अभी बस टाइम तो इट इज इंपॉर्टेंट कि गिवन रहे। ठीक है, अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, हम गेन चार्ट बनाएंगे, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। ये सिर्फ इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछते। ठीक है, सो मैं इसी क्वेश्चन में आपको सारी ही चीजें क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेते। देखो ये वाला पार्ट स्टेप 1 इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच, बट स्टिल अगर आप बात कर रहे हो तो आप अराइवल टाइम देख रहे हो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सी प्रोसेस आई है। कभी कभी P0 भी देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, P0 P1 P2 P3 P4 है ना, इस टाइप से। तो P1 P2 P3 P4। अब देखो P1 आपको अराइवल टाइम को भी नोट करना है। तो P1 जो है वो 0 पे अराइव हुई, कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक चलेगी। तो पूरा 0 से लेके 5 तक चलेगी। तो जीरो आप जो जो यहाँ पर आप 0 लिखोगे ना, उसमें आप ये बस टाइम को ऐड करते जाओगे। ठीक है, तो आपने जैसे ही 0 में 5 ऐड किया तो कितना आया 5। ठीक है, अब हमारी P1 खत्म हो गई, मतलब P1 कंप्लीट होगी। तो P1 का रोल हो गया खत्म, तो आप इसको काट देना ना। अब हम बात करते हैं P2 की। तो P2 2 पे अराइव हो गई, यानी कि 0 से लेके 5 के बीच में P2 आ गई। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 0 से लेके 5 तक में अभी सिर्फ ये 3 प्रोसेस अराइव हुई है। तो ये चौथी प्रोसेस तो आई नहीं है। अराइव होना मतलब क्या बोल रही हूँ कि रेडी क्यू में आ गई है। ठीक है, एक हमारे पास रेडी क्यू होता है, तो आप देख सकते हैं कि रेडी क्यू में अभी कौन कौन सी प्रोसेस आई है, क्योंकि 0 से लेके 5 तक आपने चलाया है। तो P1, ठीक है, P1 हो गई, P2 और P3। वही P4 अभी अराइव नहीं है। P4 कब अराइव होगी, जब आपके पास सॉरी P2 आना चाहिए, P2 और P3। ठीक है, अभी P4 नहीं आई है, क्योंकि P4 कब अराइव होगी, जब 6 आएगा, 6 नंबर। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 प्रोसेस है। अब सेकंड की बात करते हैं। तो P2 कहाँ पर अराइव हुई है, 2 पर अराइव हुई है। ठीक है, कितने तक चलाना है इसको, 3 तक। तो 5 है ना, और प्लस हम क्या करेंगे 3। क्यों, वही मैंने आपको बताया है कि जो लेफ्ट वाला होता है उसमें हम बर्स्ट टाइम को ऐड करते हैं। तो 5 + 3 कितना हो गया 8। ठीक है, सो सेम देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 5 + 3 8। क्लियर है, सो 8 कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा। आपको बर्स्ट टाइम को ऐड करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट P3। अब देखो एक चीज और कि हमारा जो P4 है वो भी अराइव हो गया। क्यों, कैसे हुआ, क्योंकि जब आपने इसको 3 टाइम तक चलाया ना तो 8 आ गया, और 8 में हमारा 6 भी आ गया। अगर फर्दर कोई 7 की प्रोसेस भी होती, जो अराइवल टाइम जिसका 7 होता, तो वो 7 पे अराइव हो चुकी होती, क्योंकि हमने टोटल 8 तक चला लिया है सारी चीजें। ठीक है, अब P3 की बात करते हैं। फिर P3 कहाँ तक चलेगी, 1 तक। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, इसका बर्स्ट टाइम। याद रखना बर्स्ट टाइम को ऐड करना है, आप अराइवल टाइम को ऐड मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 8 + 1 9। ठीक है, तो 9 हो गया। अब लास्ट क्या हो गया हमारे पास, अब बची P4। तो P4 को भी हम पूरी चलाएंगे। देखो ये बहुत सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, तो आप इसमें फुल चला दो, यानी कि 0 से 5 तक हमने पूरा चलाया। फिर 5 में 3 ऐड करा तो कितना 8 आ गया। 8 में हमने 1 ऐड करा तो कितना आ गया 9, और 9 में 2 ऐड करा तो 11। तो ये सिंपलेस्ट थी। आगे आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेट दिखेगी, बट ठीक है, अगर आपने ये समझ ली तो आपको आगे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस। अब हम आगे चीजें समझते हैं, क्योंकि वो जो अगर आपने एक बार गेन चार्ट बना लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गेन चार्ट बनाना वो जो तो इंपॉर्टेंट है, और आपको गेन चार्ट बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ कंप्लीशन टाइम की। तो कंप्लीशन टाइम, तो सबसे पहले मैं प्रोसेस को लिख लूंगी। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम कैसे, P1 कब कंप्लीट हुई, तो इसका जो राइट साइड वाला एरिया है वो P1 का कंप्लीशन टाइम है, यानी कि P1 कब कंप्लीट हुई 5 पे। ठीक है, तो 5 लिख दिया। P2 कब कंप्लीट हुई 8 पे, है ना, 8 लिख दिया। ठीक है, P3 कब कंप्लीट हुई 9 पे, सेम 9 लिख दिया। और P4 कब कंप्लीट हुई 11 पे, तो 11 लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस कंप्लीशन टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम का मैंने लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मूला वैसे तो बता दिया था, बट स्टिल आपको याद रखना है।
टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम, क्योंकि जब आपको पहले कंप्लीशन टाइम निकालना है फिर हम टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। तो अराइवल टाइम ये दे रखा है, तो ये अराइवल टाइम एज इट इज लिख दिया हमने। कंप्लीशन टाइम अभी हमने निकाला, ठीक है, तो हमने लिख दिया। बस सिंपली आप इसको माइनस करोगे, 5 माइनस 0 5 6 5 5, ठीक है। सिंपल माइनस करना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। अब वेटिंग टाइम का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं याद है ना तो आपका खेल ही नहीं है, मतलब पूरा खेल फॉर्मूले का है, पूरी कहानी फॉर्मूले से होगी, ठीक है। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो अब वेटिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है, टर्न अराउंड टाइम पे। ये इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आपको टर्न अराउंड टाइम नहीं पता है तो आप वेटिंग टाइम नहीं निकाल सकते। सो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास है। पिछली बार आपने टर्न अराउंड टाइम में एटी को यूज किया था, अब बीटी को यूज करेंगे यानी बर्स्ट टाइम को, ठीक है। तो हमने टीएटी और बर्स्ट टाइम दोनों को लिख लिया और दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारा बर्स्ट टाइम आ गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस। तो कभी भी आपसे वेटिंग टाइम पूछे तो वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि तब तक आपको कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम नहीं पता होगा, वेटिंग टाइम आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हम कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहते, ठीक है। सो रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं तो स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, जब उसने स्टार्ट किया था और अराइवल मतलब अराइवल टाइम ये रहा, ठीक है। तो ये अराइवल टाइम जो है आपको पता है, स्टार्ट कब किया था हमको लिखना है। तो देखो गेन चार्ट से पता चलेगा P1 ने कब स्टार्ट किया था, ये जो लेफ्ट साइड में है ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है, मतलब स्टार्ट टाइम है। P1 तो 0 पे, ठीक है। P2 ने कब स्टार्ट किया था, 5 पे स्टार्ट किया था, तो P2 का स्टार्ट टाइम क्या हो गया, 5, ठीक है। P3 ने कब स्टार्ट किया था, P3 ने 8 पे, ठीक है। और P4 ने कब स्टार्ट किया था, 9 पे, ठीक है। तो जो इसके लेफ्ट साइड वाला होगा वो हमारे लिए ये होगा। एक बार आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। और आप रिस्पॉन्स टाइम को सिंपली माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल टेबल जहां पर प्रोसेस दे रखी है, फिर अराइवल टाइम और बस टाइम। ये तो आपको इतनी इतनी तो चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी। स्टार्ट टाइम है ना, आपने यहाँ से लिख दिया, आपको पता है गेन चार्ट को देखे। कंप्लीशन टाइम हमने निकाल लिया, टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया, वेटिंग टाइम निकाल लिया, और ये रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल टेबल ऑफ अवर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब एवरेजेस कैसे निकालने, तो देखो टर्न अराउंड टाइम है तो इन सबको प्लस करोगे, इन सबका सम करोगे, सम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 21, ठीक है। और कितनी प्रोसेस थी, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 4 थी, तो 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 5.25, ठीक है। सेम वेटिंग टाइम के लिए भी एवरेज निकाल लेना और रिस्पॉन्स टाइम के लिए भी, ठीक। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ, ठीक है। तो यहाँ गेन चार्ट, फाइनल वाला गेन चार्ट लिख दिया है हमने, एवरेज, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। और ये कौन से इफेक्ट करती है, कॉनवे इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। और आगे की वीडियोस में मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगी, तो बस ये वाली हमने पूरी डिटेल में देखी है। सो नेक्स्ट अब हमारी जो नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। सो ये क्या करती है, जो सबसे, ये भी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, बस हम इसमें क्या करते हैं, जो सबसे छोटी जॉब होती है हम उसको पहले यूज करते हैं। सो देखो क्या होता है, द एल्गोरिथम एसोसिएटेड विथ ईच प्रोसेस लेंथ ऑफ प्रोसेस नेक्स्ट जॉब सीपीयू बस्ट, जो सबसे छोटी होगी उसको आप, जिसकी लेंथ सबसे छोटी होगी, जिसका सीपीयू बस्ट सबसे स्मॉलेस्ट होगा, आप उसको यूज करोगे, ठीक है। द नेक्स्ट सीपीयू बस्ट ऑफ टू प्रोसेस आर द सेम, अगर मान लो कि दोनों ही प्रोसेस का सीपीयू बस्ट सेम है, मान लो कि मेरे पास ये तो वैसे दे रखा है, लेकिन अगर इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, तो इन दोनों को मैं से कौन सा यूज करूंगी, तो फिर वहां हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज करेंगे, कि जो पहले आएगी उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज प्रोबेबली ऑप्टिमल है, बट इट इज ऑब्वियसली इट इज गिविंग द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस मूविंग शॉर्टेस्ट प्रोसेस बिफोर द लॉन्ग डिक्रीज वेटिंग टाइम ऑफ द शॉर्ट। जो एफसीएफएस जो करता था ना उसको डिक्रीज करती है ये, ठीक है। वन अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, देखो क्या हो सकता है कि वी मे नो द लेंथ ऑफ नेक्स्ट सीपीयू, अगर हमको पता ही नहीं है कि अगली की लेंथ क्या है तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट इज जनरली प्रिडिक्ट एज एक्सपोनेंशियल एवरेज, ठीक है। सो मेजर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का एक हमको फॉर्मूला दे रखा है, इट्स लाइक है ना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि हम सीपीयू बस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज मच, बस हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिथम जो होती है वो प्रिमिटिव होती है और नॉन प्रिमिटिव भी होती है। तो जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ना, मेनली हम उसको नॉन प्रिमिटिव कहते हैं,
अब प्रिमिटिव वाली को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। जो आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें प्रिमिटिव यानी इसमें हम प्रिम्प्ट कर लेते हैं, प्रोसेस को फोर्सफुली छुड़ा लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज क्या, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट है ना, याद रखना। तो हम इन दोनों के ही एक साथ वो देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको दोनों के ही एग्जाम्पल दिखा दूंगी, जैसे इसने ये दे रखा है तो हम उसमें अपने हिसाब से एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। सो देखते हैं सेकेंड जो हमारी प्रोसेस है, पहले हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो वहां पर क्या होगा, जिसका शॉर्टेस्ट सीपीयू बर्स्ट होगा हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और ये नॉन प्रिमिटिव होती है, जहां पर एक बार अगर सिलेक्ट कर लिया तो वो प्रोसेस पूरी चलेगी, वो मानेगी नहीं, ठीक है। सो आपको सबसे पहले प्रोसेस दे रखे, अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है, ठीक है। सो आपको 5 प्रोसेस गिवन है, उनका अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है। तो हमको अराइवल टाइम को भी ध्यान में रखना है, जब तक प्रोसेस अराइव नहीं होगी हम ये एल्गोरिथम को यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर मैं P1 को चलाऊंगी नहीं तो मैं डायरेक्ट 4 पे कैसे पहुंचूंगी। देखो सबसे पहले हमारे पास सीपीयू बर्स्ट 1 का है कम, तो आप ऐसा थोड़ी कि डायरेक्टली 1 को चला दो, जब आप 4 पे पहुंचोगे कैसे, तो आपको सबसे पहले कोई ना कोई एल्गोरिथम, कोई ना कोई प्रोसेस चलानी पड़ेगी। तो हम P1 को ही चला देते, तो 0 से लेके नॉन प्रिमिटिव है तो 7 तक फुल चलेगी, तो P1 एंड हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये शॉर्टेस्ट नहीं है, लेकिन आपको एक तो लॉन्ग चलानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको अराइवल टाइम चाहिए। अब देखो इस 0 से लेके 7 में सारी प्रोसेस अराइव हो गई, देखो 2 4 5 6 है ना। अगर अगर कोई 8 होती तो वो अराइव नहीं हुई होती, ठीक है। सो 7 में हमारी सारी जो प्रोसेस है आ गई। अब आप इन चारों में प्रोसेस में कंपैरिजन करोगे और जो सबसे छोटी होगी उसको पूरा चलाओगे, यानी कि P3। तो P3 सबसे छोटी है, कितने तक चलेगी, 1 तक। मैंने आपको बताया 1 ऐड करेंगे 7 में तो कितना आ गया, 8 आ गया। P3 खत्म हो गई, ठीक है। अभी सारी प्रोसेस ऐसे ही चलेंगी। अब इसके बाद सेकेंड प्रोसेस छोटी कौन सी है, 3 वाली है ना, P5, ठीक है। तो P5 को हम चला देते पूरा। तो 8 में अगर आप 5 ऐड करोगे, है ना, 8 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11, ठीक है। सो P5 हमारी कंप्लीट खत्म हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट छोटी प्रोसेस कौन सी, अब देखो इस कंडीशन में क्या बोला था कि अगर दोनों का हिट सेम आ जाता है, उस कंडीशन में हम P2 को चलाएंगे, ठीक है। तो P2 कितना है, 4, तो 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 15, तो P2 चलेगा। और उसके बाद P2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम चलाएंगे P4 को, ठीक है। सो 19 तक। तो ये हमारी पूरा कहानी है, ये पूरा सीनेरियो, और यही गेन चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कंप्लीशन टाइम, सबसे पहले कंप्लीशन टाइम की बात करते हैं। मैंने आपको बताया है कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं। सिंपली कंप्लीशन टाइम ये रहा, जो P1 का कंप्लीशन टाइम 7, P2 का कंप्लीशन टाइम 15, P3 का कंप्लीशन टाइम 8, ठीक है। P4 का कंप्लीशन टाइम 19 और P5 का कंप्लीशन टाइम है 11, ठीक है। अब आगे देखते हैं टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है। सिंपली टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। और वही फॉर्मूला ऑफ वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम, जो आप इस पे डिपेंड करता है, माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो पहले आप अराइवल टाइम को यूज कर रहे हो, फिर बर्स्ट टाइम को, ठीक है। सो बस आप इस तरीके से माइनस करके इसको सॉल्व कर लेना, आप खुद से भी सॉल्व करें एक बार। रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कि स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि स्टार्ट टाइम यानी कि 0, अराइवल टाइम, स्टार्ट टाइम अराइवल टाइम ये रहा गिवन है, और स्टार्ट टाइम क्या था, 0, तो 0 माइनस 0, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो लेफ्ट वाला जो रहता है वो हमारा स्टार्ट टाइम रहता है, कि P3 का स्टार्ट टाइम, P5 का स्टार्ट टाइम क्या हो गया 8, P2 का 11 और P4 का 15, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम। और ये हमारी फाइनल टेबल बन जाएगी। एवरेज आप निकालना जानते हो कि इन सबको हम सम कर देंगे। इस बार आप डिवाइड, नंबर ऑफ डिवाइड कितने से करोगे, 5 से। क्यों, क्योंकि टोटल प्रोसेस कितनी है, 5, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। इट इज नॉन प्रिमिटिव, ये एक वर्जन है शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का ही, जो कि नॉन प्रिमिटिव को फॉलो करता है, यानी इसमें हम प्रोसेस को फोर्सफुली छुड़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है इट इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, है ना, जहां पर आप क्या कर सकते हो, शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई नई प्रोसेस दिखती है जो सबसे कम है, रिमेनिंग टाइम है, तो आप करंट प्रोसेस को छोड़ के उसको चलाने लग जाओगे, ठीक है। सो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको 4 प्रोसेस गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है और सीपीयू बर्स्ट गिवन है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, इस बार आपने 0 से लेके 7 तक फुल चलाया था, इस बार हम क्या करेंगे, इसको खाली 2 तक चलाएंगे, या 1 तक भी चला सकते हो आप, पर 2 तक चलाएंगे तभी तो नेक्स्ट प्रोसेस अराइव होगी। तो आप इसको 2 तक चलाओगे, तो हमारे पास अभी कितना रिमेनिंग बचेगा, 5। क्यों, क्योंकि आपने P1 को कहाँ तक चलाया, 2 तक, ठीक है। अभी भी 5, इसका 5 बर्स्ट टाइम बाकी है,
क्लियर है? अब 2, ठीक है, तो 2 का बस टाइम कितना है? 4 है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक और बस टाइम आ रहा है जो 1 दे रहा है, तो आप इसको कहाँ तक चला दोगे? 2 तक, ताकि 4 आ जाए। तो आप इसको 2 तक और चला दोगे, और अभी इसका 2 रिमेनिंग है, ये जो मैं लिख रही हूँ ना, तो ये रिमेनिंग इसका पार्ट है। तो यहाँ पर ये आप जब इसको 2 तक चलाओगे तो कितना आ गया? 4, क्योंकि 2 + 2 कितना हो जाता है? 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपको पता है कि हमारी P3 अराइव हो गई, क्योंकि हम अराइवेशन के लिए ही कर रहे हैं कि वो अराइव हो जाए। अब हमारे पास ये तीनों प्रोसेस अराइव हो गई, इन तीनों में से शॉर्टेस्ट कौन सी है? ऑब्वियसली 1 है। आप इसको चलाओगे 1 तक, यानी कि 4 + 1 कितना हो गया? 5, यानी कि P3 एंड हो गई, P3 का काम खत्म हो गया। अब 5, 2 और 4, अब आपको पता है कि 5 तक सब प्रोसेस अराइव हो गई, ये पांचों प्रोसेस, ये चारों प्रोसेस अराइव हो गई। 5, 2 और 4, इन तीनों में से शॉर्टेस्ट कौन है? तो P2 ऑब्वियसली, तो P2 पहले चलेगी, तो P2 को हमने चलाया 7 तक। ठीक है, P2 खत्म हो गई। अब आपके पास दो प्रोसेस बची, P1 और P4। तो P4 का बस टाइम 4 है, वहीं 5 है, तो ऑब्वियसली हम किसको चलाएंगे? P4 को। तो P4 का पूरा चला दो, क्योंकि आप कितना ही चला लो, वो दो ही प्रोसेस बची, कंपटीशन ही खत्म हो गया इनमें। तो पहले ऑब्वियसली पूरा चलेगी 4 तक, और फिर लास्ट 16 तक। ठीक है, सो हमने पहले हम एक एक करके भी चला सकते थे। अगर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि मान लो कि यहाँ पर मुझे अगर प्रोसेस दी हुई है, अगर यहाँ पर मेरे को 1 दिया होता, ठीक है, तो मैं इसको P1 को सिर्फ 1 तक चलाती, ठीक है, फिर मैं इसको चलाती। तो इसीलिए यहाँ पर 2 तक चलाए, क्योंकि अगर मैं 2 तक नहीं चलाऊंगी ना, तो मेरी प्रोसेस अराइव नहीं होगी। अराइवल टाइम इसीलिए गिवन होता है, ताकि अगर प्रोसेस अराइव होगी तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, कंप्लीशन टाइम अगेन आप निकाल सकते हो गेन चार्ट से। कैसे निकालेंगे आपको पता है बहुत अच्छे से, स्टिल मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। कंप्लीशन टाइम P1 का कितना है? देखो P1 का कंप्लीशन टाइम ये भी है और ये भी, लेकिन एक्चुअल में कंप्लीट कहाँ हुई? यहाँ पर हुई है। ठीक है, सो P1 का कंप्लीशन टाइम 16 काउंट होगा, ना कि 2। ठीक है, P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 7। क्यों? क्योंकि 4 पे तो वो कंप्लीट नहीं हुई थी, वो अटक गई थी ना बीच में। 7। ठीक है, P3 का कहाँ पर कंप्लीट हुआ? P5 एक ही बार हुई है और चल गई। ठीक है, और P4 का 11 पे। सो दैट इज द कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम आपको अगेन पता है, सीपीयू को कब पहले उसको सीपीयू मिला माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो ये करके आप सॉल्व कर लोगे, फाइनल आपकी टेबल बन जाएगी। ठीक है, आप एवरेज निकालना है, आप इन सबका सम करो, डिवाइडेड बाय 4 कर देना। क्यों? क्योंकि 4 प्रोसेस है, सेम सभी के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, आपको आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा। बस हम इसमें शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और शॉर्टेस्ट जॉब में फर्क इतना है कि हमने जो ये P2 को दो बार तोड़ा है, P1 को तोड़ा है, उसमें हम तोड़ नहीं सकते। उसमें वो एक ही बार आपको ब्लॉक दिखेगा और एक ही बार में वो चल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट है हमारे पास राउंड रॉबिन। ठीक है, सो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या कहती है? ये FCFS जैसी ही होती है, यानी कि जो पहले आया वो पहले चलेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमने एक चीज ऐड करी है, इट इज प्रीमेंशन। ठीक है, यानी कि हम इससे फोर्सफुली छुड़ा लेंगे जब इसका एक टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाए। लाइक मान लो कि आप टिकट लेने गए, ठीक है, आप रेलवे की टिकट लेने गए, और आपने अगर रेलवे स्टेशन पे आप टिकट काउंटर पे खड़े, आप बहुत सारे लोग खड़े, आपकी क्यू लगी हुई। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचे, अब आपको पता चला कि आपके पास पैसे खुले नहीं है। ठीक है, या फिर आपको एक लिमिटेड टाइम तक आपको वेट करने को बोलेंगे, वो कि आपको इतना टाइम दिया जाता है, 5 मिनट के अंदर अंदर आप टिकट लीजिए, नहीं तो आप अभी हटिए, हम आपको हटा देंगे और नेक्स्ट वाले को टाइमिंग देंगे। तो हम क्या करते हैं, 5-5 मिनट सभी को दे देंगे। ठीक है, ऐसे करके, और जैसे उनका 5 मिनट खत्म होगा, आपका काम होता है तो ठीक है, नहीं तो आप वापिस से क्यू में लग जाओ। ठीक है, सो ये सिनेरियो होता है हमारा कि हम इसमें एक टाइम स्लाइस टाइमिंग देते हैं। ठीक है, ए टाइम क्वांटम इज जनरली 10 to 100 मिली सेकेंड्स इन लेंथ। टाइम क्वांटम कितना हो सकता है? 10 to 100। द रेडी क्यू इज ट्रीटेड एज ए सर्कुलर क्यू, है ना, सर्कुलर क्यू चलता ही रहता है जब तक कि वो, मतलब क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि कोई प्रोसेस है, अगर वो खत्म नहीं हुई है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक और रेडी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, सो वो यहाँ पर आके लग जाएगी। ठीक है, सो सीपीयू शेड्यूलर पिक्स द फर्स्ट प्रोसेस द रेडी क्यू एट द टाइमर, दे देंगे हम उसको 1 टाइम का, जो भी हमको दे रखा होगा टाइमर। ठीक है,
सो यहाँ पर एक चीज ध्यान ध्यान रख लो, इफ देर आर एन प्रोसेस इन द रेडी क्यू, अगर एन प्रोसेस है रेडी क्यू में और टाइम क्वांटम है क्यू, तो ईच प्रोसेस गेट्स 1/2 ऑफ द सीपीयू टाइम, है ना। हम उसको कितना टाइम देंगे, 1.5 n chunks of most q times units. Each process must be wait no longer than n minus 1 into q. So ये important point है, आप याद रखिए इसको, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ आर आर डिपेंड्स ऑन द हेवी साइज ऑफ टाइम क्वांटम, ठीक है। मतलब अगर हम राउंड रोबिन, अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को देखें तो ये उससे ज्यादा बेटर है, जस्ट बिकॉज क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी प्रोसेस क्यों ना हो, क्योंकि आपने देखा था वहां पे हमारे पास एक 24 बस टाइम का वैल्यू आया था, प्रोसेस आई थी। तो हम अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, लाइक हम इसको 4-4 करके चलाएंगे, तो हमारी जो 2 प्रोसेस थी उनको वेट करना ही नहीं पड़ेगा, वो दोनों पहली बार में ही फुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। Turnaround time is also depend on the size of time quantum, obviously. Also the time quantum is very large as compared with context to switch time, क्योंकि देखो अगर बार बार टाइम क्वांटम बड़ा होगा तो फिर कॉन्टेक्स्ट टू स्विच भी बहुत बार होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर हम बात कर रही, तो इफ द टाइम क्वांटम इज टू लार्ज द आर आर यानी कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग डी जनरेट टू एफसीएफएस, अगर जो टाइम क्वांटम जो है वो बहुत ज्यादा होगा ना, तो फिर वो राउंड रॉबिन जो है वो एफसीएफएस को डी जनरेट कर लेगी, मतलब सेम एफसीएफएस जैसा ही काम करेगी वो तो, ठीक है। A rule thumb is 80% of CPU burst is shorter than the time quantum. So rule क्या कहता है कि जो राउंड रोबिन में 80% CPU burst शॉर्टर होना चाहिए उसके टाइम क्वांटम से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द राउंड रोबिन। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कहता है, सबसे पहले आप देख लो कि अगर हम बात करें राउंड रॉबिन एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, हम इसमें फोर्सफुली छुड़ा लेते हैं। इसमें आपको फिक्स्ड टाइम क्वांटम गिवन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको गिवन रहेगा। सो यहाँ पे हमको टाइम क्वांटम गिवन है 2, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आपको P1 दे रखा है तो आप पहले अराइवल टाइम चेक करोगे, तो P1 आप इसको 2 तक चलाओगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी बचे, रिमेनिंग 3, ठीक है। 2 तक चला दिया, फिर आप इसको कितने तक चलाओगे, ऑब्वियसली 2 तक, तो इसमें कितना बचेगा, रिमेनिंग 1, 4 आ गया। अब आप P3 को चलाओगे 2 तक, लेकिन भाई इसने तो एक ही माना है, 2 क्यों चलाएंगे हम फिर, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको 0 तक चलाएंगे और ये टर्मिनेट हो जाएगी यानी खत्म। तो 5 तक मतलब 1 तक चलाएंगे, और 1 मतलब 4 + 1 5, ठीक है। इसके बाद आप P4 लोगे और P4 को आप क्या करोगे, चलाओगे तो कितना तक, 2 तक, ठीक है। सो यहाँ पे P1 P2 P3 P4 लाइन से चल रही है, सीक्वेंस से, ठीक है। अब अगेन किसकी बारी आ गई, हम यहाँ से फिर अगेन किस पे जाएंगे, P1 पे। अब उसका बचा हुआ टाइम खत्म करेंगे, तो P1 कितना कितना बचा है उसका 3, तो 3 में से हम 2 चला सकते, तो रिमेनिंग अगेन अभी भी 1 बचा है, तो 2 चला दिया तो 7, ठीक है। सॉरी यहाँ पर है ना P1, अब 2 तक चलाएंगे तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब P2 को चलाएंगे तो P2 कितना चलेगा, सिर्फ 1 तक चलेगा 10, और P2 टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि P2 को 1 की जरूरत थी, तो P2 को हम 2 तक नहीं चलाएंगे, ठीक है। अब P4 की बारी आती है, क्योंकि P3 तो टर्मिनेट हो गई थी, P4 कितना चलेगा, 2 तक, तो ये भी खत्म हो जाएगी पूरी, तो P4 कितना चलेगा, 2 तक, ठीक है। अब अगेन फिर से क्या होगा, P4 खत्म हो गया, अब वापिस से P1 की बारी आएगी, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 तक चलेगा तो 13। सो दैट इज द इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वलिटी का पूरा फंडा यूज करा है कि हर एक को बरोबर टाइम मिल रहा है। जो छोटी है यानी कि P3 वो सबसे पहले एग्जीक्यूट भी हो गई है ना, उसको सबको बरोबर का मौका मिला है, कोई पार्शियलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत अच्छी एल्गोरिथम है ये अपने आप में, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप कंप्लीशन टाइम की बात करें, तो कंप्लीशन टाइम कंफ्यूज नहीं होना है हमको बिल्कुल भी। कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए क्या करना है, इधर आओ, P1 पे आओ, P1 से आप 13, P1 का कंप्लीशन टाइम है 13, ठीक है। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 12 लिख दिया। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 10, तो 10 लिख दिया, ठीक है। और P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 5, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो ऑफ दिस एल्गोरिथम, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला CT - 80 यानी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला सेम, ठीक है। अब इसको खुद से सॉल्व करना, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले में सब समझा दिया है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। रिस्पॉन्स टाइम सेम वैसा ही, फाइनल समरी टेबल बन जाएगी। ये एवरेजेस है, हम टोटल 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 4 थी। गेन चार्ट,
ठीक है। सो बस यही पूछते हैं, इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। तो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एल्गोरिथम इज स्पेशल केस जनरेट द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। जो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है वो एक स्पेशल केस जनरेट करती है जहां पर हम प्रायोरिटी देंगे। अब आपको प्रायोरिटी गिवन होगी, द प्रोसेस हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी या इक्वल प्रायोरिटी होगी तो फर्स्ट कम फर्स्ट सेव करेगी, लेकिन अगर जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी हम उसको पहले चलाएंगे, ठीक है। सो एक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की ही एक कह सकते हैं हम, उसकी ही प्रायोरिटी एल्गोरिथम है, उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है, जहां पर आपको प्रायोरिटी गिवन होगी लाइक दिस, आपको प्रायोरिटी गिवन। अगर हमको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पता है तो आप जानते हो कि वो एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो पूरी चलेगी। तो हम सबसे पहले P1 देखो, अब आपका अगर आपको यहाँ पर शॉर्टेस्ट जॉब दिख रहा है तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट जॉब को आप देखोगे तो एक्चुअली में तो P2 और P4 एक साथ, मतलब P4 पहले चलने चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी की वजह से अगर हम प्रायोरिटी को देखें तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, 1 इसकी, ठीक है। जितना छोटा नंबर उतनी हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये आपको क्वेश्चन में सब गिवन होगा, ठीक है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव होती है, बट हम यहाँ पर अभी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो जो खुद एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है इसीलिए हम उसको भी नॉन प्रिमिटिव चलाएंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पर बात करें P2 की, तो P2 कहाँ तक चलेगा, पूरा 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक चल गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। हम ये नहीं देख रहे हैं वो छोटा है या बड़ा, क्योंकि एक्चुअली में तो P4 आना चाहिए, लेकिन अगर प्रायोरिटी इसकी है तो फिर हम P5 को चलाएंगे, तो P5 कहाँ तक चलेगा, पूरे 5 तक। इसमें हम कोई प्रिमिट नहीं कर सकते, तो 1 से लेके 5 यानी 1 प्लस यहाँ पर आप 5 ऐड करोगे तो कितना आ गया, 6, ठीक है। 6 आ गया, तो मतलब मेरी P5 कंप्लीट हो गई, इसको आप हटा देते और यहाँ पर P2 भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास, हाँ नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, 3 यानी कि P1 की। अब ये देखो इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 10 है, लेकिन हम इसको फिर भी चलाएंगे तो 10 तक चलेगा पूरा, तो 6 प्लस 10 कितना हो गया, यहाँ पे 6 प्लस अगर आप 10 लिखोगे तो आपको 16 मिलेगा, ठीक है। सो 16 आ गया। अब अगेन अगली प्रायोरिटी 4 नंबर किसकी है, P3 की, तो P3 को चलाएंगे तो कितने तक चलेगा, 2 तक, ठीक है। और अब अगेन आप किसकी बात कर रहे हो, P4 की, तो P4 1 तक चलेगा, तो 1 तक चलेगा, जबकि P4 को तो सेकेंड नंबर पे चलना चाहिए था क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 थी, इसकी जो बर्स्ट टाइम था इसका 1 था, लेकिन ये कहां पर पहुंच गया, 19 लास्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। सो प्रायोरिटी का पूरा फंडा है यहाँ पर। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी आइदर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। वैसे तो प्रायोरिटी बहुत कम पूछी जाती है, बट अगर पूछी भी जाती है तो फंडा सेम यही है, गेन चार्ट यहाँ से बन गया है, कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम, आप सब निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। ए नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अगर हम यूज करते हैं तो वहां पर एक नई प्रोसेस एट द हेड पे आ जाती है, एंड रेडी क्यू में रहती है ना। थियोरेटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल आपने समझ लिया ना, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब मेजर जो प्रॉब्लम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, इनडेफिनाइट ब्लॉक या स्टारवेशन, ठीक है। स्टारवेशन अक्कर होता है कि बहुत सारी जो प्रोसेस है वो वेटिंग करती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, और उनका वेटिंग टाइम जो होता है इनडेफिनाइट हो सकता है, ठीक है। हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन प्रिवेंट द लोअर प्रायोरिटी। ऑब्वियसली हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो लोअर प्रायोरिटी को बहुत वेट करवाएंगे, जैसा कि हमने देखा भी, ठीक है। सो दैट इज वाई कि इट इज वेरी इन एफिशिएंट, ठीक है। अब सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का कि जब इंडेफिनाइट ब्लॉकेज हो जाती है लोअर प्रायोरिटी की, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेते हैं एजिंग, ठीक है। एजिंग इन्वॉल्व करता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसिंग, वो धीरे धीरे प्रायोरिटी इंक्रीज करता है और जो वेट कर रही है उन लॉन्ग टाइम तक उनको आगे पुश करता है, ठीक है। अनदर ऑप्शन इज क्या कि आप कंबाइन कर सकते हो राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। देखो थ्योरेटिकल पार्ट में सिर्फ ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। दैट सिस्टम एग्जीक्यूट द हाईएस्ट प्रायोरिटी रन्स प्रोसेस सेम प्रायोरिटी यूजिंग द राउंड रॉबिन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विथ राउंड रॉबिन इज इक्वल प्रायोरिटी, ठीक है।